दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले कि आयुर्वेदा इज़ नॉट ओनली अ कल्चर, इट्स अ लाइफस्टाइल। लेकिन ऐसा क्यों? बट ऑब्वियस है कि आयुर्वेद हमारे पूरे इंडिया का एक बेस कल्चर माना जाता है। जब हम बात करेंगे वेदों की, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे वेदों का समावेश हमारे इंडियन साइंस में होता है। और आयुर्वेद ये अथर्ववेद का उपवेद यानी ब्रांच ऑफ अथर्ववेद ऐसा जाना जाता है। जब इसका टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तब उस समय हमको ध्यान में आता है। जब हम इसकी बात करते हैं कि इसका टाइम पीरियड कौन सा है, ये टाइम पीरियड हमको कुछ क्यों जानना है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कितने सालों से हमारा जो आयुर्वेद है हमें सर्व कर रहा है। नॉट कि ओनली सर्व कर रहा है, बल्कि हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि हमारा आयुर्वेद इतने सालों बाद भी वही सिद्धांतों पर जुड़ा हुआ है, उसी सिद्धांतों पर बेस्ड है। और उसी सिद्धांतों पर बेस्ड होने के बाद भी वो आज भी आपको उसी तरह के रिजल्ट दे रहा है। जबकि आज हम देखते हैं कि हमारे रिसर्च स्टडीज में हर चीज़ रोज़ बदल रही है। बट अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये रिजल्ट बदलने के बाद सिद्धांत आज भी वैसे के वैसे काम आ रहे हैं। हमारे इंडिया पे राज करते थे तो उस समय पे उन्होंने इस टाइम पीरियड को इवेल्युएट करने की कोशिश की। तब उन्हें एक जानकारी हाथ में है कि उन्होंने उनका मैथमेटिक्स अप्लाई किया, उनकी हिस्ट्री की जो कुछ कैलकुलेशंस थी वो अप्लाई की। उन्हें पता चला कि ये टाइम पीरियड 1200 साल से 2000 सालों का हो सकता है। पर हमारे तभी एक फ्रीडम फाइटर थे, उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, जिसे हम आज लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। ये वैदिक मैथमेटिशियन के एक्सपर्ट थे। वैदिक मैथमेटिक्स है जो हमारे ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स का एक हिस्सा हुआ करता था, जिसकी वजह से दुनिया को जीरो का पता चला था। उन्होंने मैथमेटिक्स में इसे गोल कर, इसे छान कर उसका पता लगाया और फिर लोकमान्य तिलक जी ने बताया कि हमारा जो ऋग्वेद है ये 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इवन इसका जो कालावधि है ये इससे भी ज्यादा हो सकता है। और आयुर्वेद की अगर बात करें तो ये डेफिनेटली 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है, ऐसा उन्होंने प्रूव करके बताया। और इसी टाइम पीरियड को हम लेकर चलते हैं और ये इसका सबसे बड़ा एविडेंस माना जाता है, बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड बाय द साइंटिफिक मेथड। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूंगा, आज आप बात करोगे कि हमारे आयुर्वेद ने हमको एक कल्चर बताया है कि हमको जीना कैसे चाहिए, हमको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए। हमारा कल्चर आयुर्वेद के ऊपर बेस है। पर क्या आपके मन में एक सवाल नहीं पैदा होता कि ये कल्चर अगर ऐसा है तो फिर क्यों हमारे देश विविधताओं में एकता ऐसा कहा जाता है? हमारे हर राज्य की अपनी खुद की एक कल्चर सिस्टम है। अगर हम राजस्थान में जाओ तो उनका कल्चर अलग है, उनका खान पान अलग है। आप अगर यहाँ महाराष्ट्र में आओ तो हमारा खान पान अलग है, हमारा कल्चर अलग है। आप केरल में जाओ तो उनका खान पान और राजस्थान और महाराष्ट्र के खान पान से तो पूरी तरह अलग है। यहाँ तक कि लोगों का जो लाइफस्टाइल पैटर्न है वो पूरी तरह से अलग है। ना कि ये अलग है, उनका लुक, उनके हाइट, उनके कलर, उनका एज रेशियो, एज एक्सपेक्टेंसी, सभी चीज़ें अलग है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आता तो हम सेम आयुर्वेद राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल के लोगों के एज इट इज अप्लाई करें? दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन मुझे मेरे 12 साल के करियर में हमेशा पूछा गया। इसका एक सिंपल आंसर आज मैं आपको देना चाहता हूँ। इसी कारण के चलते हुए आज मैं आपके सामने लाया आया हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद जो साइंस है ये सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड है। सिद्धांत यानी थ्योरी, इट्स अ थेरोटिकली बेस्ड बट इट इज अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। तो इट इज लाइक अ सिस्टम। आज 10,000 साल हो गए लेकिन एक सिस्टम नहीं बदली। आज भी सूरज उगता है और सूरज उगने के बाद ही हम उसे दिन कहते हैं। आज भी सूरज ढलने के बाद, सनसेट के बाद ही हम उसको रात कहते हैं। आज भी हम ऑक्सीजन लेकर ही जीते हैं। आज भी हम खाने के लिए हमारे अर्थ के क्लाइमेटिकल कंडीशन पर ही डिपेंड है। हम कितने भी साइंस में तरक्की कर ले फिर भी आज एक छोटा सा वायरस हमको घर पे बिठा देता है। इसका सीधा सीधा मतलब कि हमारी जो सिस्टम है वो सिस्टम आज भी एज इट इज है। एंड आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि आयुर्वेद इज अ सिस्टमेटिक साइंस। वो इस सिस्टम के ऊपर बेस है, उसने सिस्टम की पूरी तरह से पढ़ाई की है। दूसरी चीज़, इट इज़ अ साइंटिफिक ओरिएंटेड। मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो काफ़ी शॉकिंग लगेगी आपको। जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपके पास जिस चीज़ के ऊपर आप बात कर रहे हो इसका क्या आपके पास कोई रेफरेंस है? क्या रेफरेंस के ऊपर ये आप बात लोगों के सामने रख रहे हो? जब हम आयुर्वेद में रिसर्च करते हैं, अगर आयुर्वेद के ग्रंथों में जो हमारे एंशिएंट बुक्स है उसमें अगर एक आध चीज़ एज ए रेफरेंस लिखी गई हो तो
उस रेफरेंस को कंसिडर किया जाता है एज इट इज इन द रेफरेंस, उसमें आपको डायरेक्ट क्लिनिकल ट्रायल करने की सुविधा है। जबकि हम रिसर्च में कोई भी मेडिसिन अगर बनाते हैं तो सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, दैट इज एनिमल स्टडी। बट हम आयुर्वेद में क्या करते हैं कि आयुर्वेद के ग्रंथों में अगर रेफरेंस दिया कि सर्टन मेडिसिन सर्टन डिसीज पे चलती है, तो ये रेफरेंस उठा के हम उसके ऊपर डायरेक्ट क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं, उसे प्री क्लिनिकल ट्रायल की हमेशा जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब वर्ल्ड वाइड इसे एक्सेप्ट किया गया है। तो हमको ये बात पता होना चाहिए कि हमारे जो एंशिएंट बुक्स है वो उन्होंने अनुभव के ऊपर लिखे हुए, अनुभव सिद्ध है, दैट इज रिसर्च ओरिएंटेड है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, आयुर्वेद में एक सिंपल सिद्धांत है कि आपको सूरज की रोशनी के साथ उठना है, जिसे कहा गया है ब्राह्म मुहूर्त। आप सबको पता है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठना सबसे अच्छा माना गया है। अगर हम कल की बात करें तो हमारे हजारों सालों से ये हमारे पूर्वज इसे मानते आए हैं। आज भी लोग इसमें बिलीव करते हैं कि सुबह जो जल्दी उठता है उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है, वगैरह वगैरह। बट एक क्वेश्चन मुझे हमेशा पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, ब्राह्मण मुहूर्त पर उठने के बाद ही हमारे ग्रास्पिंग पावर क्यों अच्छी हो सकती है। हम 8 बजे 9 बजे, जैसे कि आज मेरे काफ़ी पेशेंट जो आईटी से बिलोंग करते हैं, जो कॉर्पोरेट से बिलोंग करते हैं, उनका कहना है कि हम लेट नाइट तक जागते हैं और हम सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठते हैं। मैंने ऐसा देखा है मेरे प्रैक्टिस में कि ये लोग सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं। क्या कारण है इसके पीछे, क्या कोई साइंटिफिक रीज़न है? मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, अर्ली मॉर्निंग जब सूरज की पहली किरण हमारे इस अंतरिक्ष से आती है और हमारे पृथ्वी में एंटर करती है, उस समय हमारे यहाँ की सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। हम रात भर सोए रहते हैं, सोने की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन लेवल स्लो हो चुका होता है, और जब हम उठते हैं नींद में से तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन दौड़ने लगता है। नाउ इट इज रिक्वायर्ड मैक्सिमम ऑक्सीजन। आफ्टर ऑल गेम ऑफ एनर्जी। हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं ना दोस्तों, जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, ये सब डिपेंड है हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे एनर्जी के ऊपर। एंड द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। हमने बचपन में पढ़ा था। कैन यू इमेजिन, जो कोई अर्ली मॉर्निंग उठता है और ना कि उठता है, अर्ली मॉर्निंग नींद में से उठने के बाद वो अगर बाहर निकलता है मॉर्निंग वॉक के लिए, उसके काम के लिए, जैसे पहले के जमाने में लोग खेती करने के लिए निकलते थे, तो उसके ऊपर माइक्रो सनलाइट गिरती है जो अर्ली मॉर्निंग वाली है, जो एब्जॉर्ब होती है बॉडी के। सुबह 8 या 9 बजे की जो सनलाइट है वो थोड़ी सी हाई लेवल की होती है, हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, जो हमें तकलीफ देती है, उसकी धूप हम सहन नहीं कर पाते ज्यादा टाइम। लेकिन ये माइक्रो सनलाइट हम इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरी चीज होती है ऑक्सीजन। सुबह हमारा जो क्लाइमेट है ठंडा होता है, इस ठंडा क्लाइमेट की वजह से जो ऑक्सीजन लेयर है वो नीचे आ जाती है, जिसे हम ओजोन कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। ये ओजोन हमारे बॉडी से एब्जॉर्ब होती है, बट ऑब्वियसली रेस्पिरेशन से, और हमारे लंग्स रिजेनरेट और एक्टिवेट हो जाते हैं। बट ऑब्वियसली आपको मैं बताना चाहूंगा, हम जो ये रेस्पिरेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, दिस इज द सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट इज द सनलाइट, सेकंड इज द ऑक्सीजन, एंड ओजोन फॉर्म जिसे हम कहते हैं कंप्रेस ऑक्सीजन। ये अगर हमारे बॉडी में चला जाए तो हमारा ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होता है, क्योंकि हमारा इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है, उसे प्यूरिफाई किया जाता है, और ये प्यूरिफाइड ब्लड हमारे बॉडी को सप्लाई किया जाता है। प्यूरिफाइड ब्लड अगर हमारे बॉडी को सप्लाई हुआ तो बट ऑब्वियसली हमारी सभी सिस्टम एक्टिवेट रहेंगी, ना कि एक्टिवेट रहेंगी, वो कभी बीमारी नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर हमारे हर बॉडी पार्ट को मिला तो बट ऑब्वियसली बीमार होने के चांसेस कम हो गए। इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बढ़ गई। रही बात ग्रास्पिंग पावर की, अगर हमें ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को मिलता है, साइंस की एक स्टडी में ऐसा पाया गया है, एक सर्वे किया गया है, जो लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं नींद में से, वो जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, उनकी ग्रास्पिंग पावर सुबह 8 या 9 बजे उठने वाले पर्सन से 70% ज्यादा होती है। ऐसा एक रिसर्च में पाया गया है, क्योंकि उनका सिंपल कहना था कि उन्हें सिंपली फॉर्म में ऑक्सीजन उनके ब्रेन सेल को मिल रहा है, और ब्रेन के हमारे जो सेल्स है, जो टिश्यूज है, वो ऑक्सीजन से एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद किसी भी तरह का चीज को वो अडॉप्ट कर लेते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं, उसे स्टोर कर देते हैं, जिसे हम हमारी मेमोरी कहते हैं। और ये मेमोरी लाइफ टाइम तक एक्टिव रहती है, इसे जल्दी भुलाया नहीं जा सकता। तो क्यों ना दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं जल्दी ब्राह्म मुहूर्त में उठना। दूसरी चीज हम आपको बताएंगे, सुबह 8 बजे तक अगर आप मॉर्निंग वॉक करो, दुनिया के हर साइंस ने आपको मॉर्निंग वॉक बताया है। दोस्तों, आयुर्वेद ने आपको 5000 सालों से बताया कि सुबह उठने के बाद आपको बाहर निकलना है। बाहर निकल के आपके सभी सुबह की जो प्रातः विधि है उसे कंप्लीट करके घर पे आना है।
बट ऑब्वियसली आज का हमारा सिस्टम चेंज हो गया है कि हम सुबह की प्रातःविधि घर पे कंप्लीट करते हैं, पर उसके बाद हम लोग बाहर निकल सकते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि बाहर निकलने के बाद हम जब मॉर्निंग वॉक करते हैं, उस जमाने में भी किया जाता था, आज भी किया जाता है और आगे भी किया जाएगा, पर क्या इसके पीछे कोई साइंस आयुर्वेद का था? बट ऑब्वियसली दोस्तों था। इसमें 5 चीजें थी। एक जो मैंने अभी बताया, ऑक्सीजन, सनलाइट। तीसरी थी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आचार्य चरक ने सबसे पहली बार बताया था। उन्होंने लिखा था कि कोई भी चीज अगर आसमान में उछालो तो पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच लेती है, और उसे उन्होंने गुरुत्व, आकर्षण का, गुरुत्व यानी हेवीनेस और आकर्षण मतलब खींचना, आचार्य चरक ने सबसे पहले कहा था, जिसे आगे चल के न्यूटन ने इलेबोरेट किया। तीसरी थी क्लाइमेटिकल प्रेशर। उन्होंने इस वातावरण के बारे में बहुत ज्यादा लिख कर रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें हमारी बॉडी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसे उन्होंने कहा चैतन्य आत्मा। आत्मा का चैतन्य यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे बॉडी की। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दिस फाइव, हमारी बॉडी फ्रीक्वेंसी इस यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, और जब ये मैच होती है ना, आपको कोई भी डिसीज होने की कोई चांस नहीं है। अब इसमें बात आती है कि आयुर्वेद ने हमारा जो कल्चर बता के रखा है, अलग अलग स्टेट के लिए सेम कल्चर, इट इज बेस्ड ऑन द सिस्टम। कैसे? उन्होंने दिनचर्या बताई, सुबह उठना है ये तो बताया, पर रात को कब सोना है ये भी बताया है। दोस्तों, सूरज के ढलने का समय कितने भी बजे बदल जाए, दुनिया भले आज 7 का टाइम 5 बजे हो जाए, पर सूरज ढलने के बाद ही उसे रात कहा जाता है, राइट? आयुर्वेद ने सिंपल कहा कि जब सूरज ढलेगा, सनसेट होने के बाद आपको जाकर उसके एक प्रहर के बाद सो जाना है। देखो, ये सिस्टम कभी नहीं बदलने वाली, ना ये राजस्थान में बदलेगी, ना महाराष्ट्र में बदलेगी, ना केरल में बदलेगी। तीनों जगह पे सनराइज का और सनसेट का टाइम अलग अलग है। पर हमारे पूरे वर्ल्ड में एक थ्योरी देखो आज भी फॉलो की जाती है, जो आयुर्वेद ने दी थी। आयुर्वेद के साथ वास्तुशास्त्र ने इसका टाइम पीरियड बताया था कि आज हमारे जो ईस्ट इंडिया है, वहां का सूरज सबसे पहले उगता है, सनराइज सबसे पहले होता है, और मुंबई में सबसे आखिरी होता है। और जब वहां पे होता है, इसलिए हमारे पे टाइम डिफरेंस है, जिसे हम टाइम जोन कहते हैं आज। तो उस टाइम जोन के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि कौन से टाइम जोन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। दैट इज द पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आयुर्वेद ने जो आपको बताई, जिसे मैं खास करके यहाँ रखना चाहूंगा, खाना कब खाना है, कितना खाना है, पानी कितना पीना है। मेरे सामने ना काफी बार ऐसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं आज कि सर, हम दिन में ब्रेकफास्ट भी करते हैं, हम दोपहर में खाना भी करते हैं, शाम को थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स खा लेते हैं, रात को हम टाइम टू टाइम खाना करते हैं, फिर भी हमें डिसीज क्यों है? तब मैं उन्हें आंसर देता हूं। मेरा आंसर एक क्वेश्चन के फॉर्म में होता है। तो आज ये क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं कि दोस्तों, एक जो किसान होता है ना, किसान, फार्मर, वो भी दिन भर खेत में काम करता है, दिन भर, हाँ, धूप में, धूप पानी किसी भी चीज में, वो दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाता है। आर यू एग्री विथ मी? सिर्फ दिन में 2 बार। और हम लोग जो उसके जितने फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, फिर भी दिन में 4 बार खा रहा है। तो आप बताइए, उसे कोई भी डिसीज कभी नहीं होता और हमें हो रहा है, तो गलत कौन है और सही कौन है? इसका आंसर आयुर्वेद के हिसाब से हम आपको कैसे देंगे? क्या मेरा कहना ऐसा है कि आप दिन में 2 बार खाओ? जी नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कहना चाहता। आयुर्वेद ने हमको एक सिंपल चीज बताई, अगर आपको भूख लगे तो खाओ। दैट डजंट मैटर कि आपका ब्रेकफास्ट है, वो आपका लंच है, आपके स्नैक्स का टाइम है, या फिर आपका डिनर, दैट डजंट मैटर। सिंपल चीज आयुर्वेद ने दिखा कि भूख लगी, आपका अग्नि प्रदीप्त हो गया, तो आपको खाना खाना चाहिए। अब जो बंदा सुबह 10 बजे उठेगा, उसकी भूख 2 बजे लगेगी, 3 बजे लगेगी, 4 बजे लगेगी। और जो बंदा सुबह 5 बजे उठेगा ना, उसको 8-9 बजे आराम से, आसानी से भूख लगेगी। फिर जिसे हम अल्प उपहार कह सकते हैं, दैट इज अल्प एंड उप, इट इज इन स्मॉलेस्ट क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड, राइट? दोस्तों, सिंपल आज से एक चीज याद रखना, अगर हमें भूख लगी तो खाना है। अभी कितना खाना है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो कितना खाना है? जितनी आपकी भूख है उसके 80%। क्योंकि जो मेरे घर पे बच्चा होगा, उसकी भूख मेरे जितने तो नहीं होगी। जो खेतों में काम करने वाला किसान है, उसकी भूख मुझसे 4 गुना ज्यादा हो सकती है। और अगर मैं ऑफिसर करूं तो मेरी भूख तो बहुत छोटी सी रहेगी। एम आई राइट? तो दोस्तों, इसका सिंपल सा मतलब है कि जितनी मेरी कैपेसिटी है, सॉरी नॉट अ कैपेसिटी, मेरी एपेटाइट है, मेरे एपेटाइट के 80% मुझे खाना खाना है, नॉट माई कैपेसिटी। मेरी कैपेसिटी इतनी हो पर मुझे भूख इतनी लगी है, तो मुझे इतना ही खाना है, 80% ऑफ योर एपेटाइट। अब रही बात पानी पीने की, लोग मुझे कहते हैं कि सर, हम 2 लीटर पानी पीते, 3 लीटर पानी पीते। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये कैलकुलेशन कैसे किया।
यहाँ तक कि आज का मॉडर्न साइंस जो साइंटिफिक माना जाता है, बट ऑब्वियसली हर साइंस दुनिया का साइंटिफिकली बेस इसलिए चला आ रहा है, तो उन्होंने कहा है कि आपको प्रॉपर मात्रा में पानी पीना है। तो उन्होंने एक एवरेज बताया कि 2 से 4 लीटर। उन्होंने कहीं पे भी उसे कैलकुलेट नहीं किया है। राजस्थान का जो बंदा है जहाँ पे बहुत ज्यादा हीट होती है, उनकी पानी पीने की डिमांड केरल के पर्सन से डेफिनेटली ज्यादा होगी। क्यों? आप जानते हैं वहां का क्लाइमेट हॉट है, यहाँ का क्लाइमेट उतना हॉट नहीं है। यहाँ पे इनको थोड़ा सा समंदर पास में है, उनके पास कुछ भी नहीं है, रेत में जीते वो लोग, तो उनकी पानी की डिमांड हमसे जरूर ज्यादा होगी। तो इसका सिंपल आंसर ये याद रखिए कि जितनी आपको प्यास लगे उतना पानी पियो, आपको जब प्यास लगे तब पानी पियो। दिस इज योर सिंपल आंसर, जो आयुर्वेद ने 5000 सालों पहले बता के रखा है। और इसका फिर एवरेज आप कैलकुलेट कीजिए कि घर में हर बंदे की भूख अलग है, हर एक का पानी पीने का स्टाइल और पैटर्न अलग है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा हर एक का बॉडी पैटर्न अलग है। Am I right? घर में मम्मी और पापा ये दो अलग स्ट्रीम से आए थे, एक साथ रहने लगे। इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है, जेनेटिकल इफेक्ट, इससे उनके घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका बॉडी पैटर्न ये दोनों का मिक्सचर पार्ट है, इसलिए वो भी उन दोनों से अलग है। उनसे आने वाली बहू वो भी अलग होगी, और उससे आने वाला नेक्स्ट जनरेशन वो भी अलग होगा। इसलिए हम हर एक के लिए सेम क्राइटेरिया अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए याद रखना है कि जब आपको भूख लगे तभी खाना है, प्यास लगे तभी पानी पीना है। ये रही बात दिनचर्या की इन सिंपल वे। अब हम बात करेंगे ऋतुचर्या। व्हाट इज अ ऋतुचर्या? इट इज अ सीजनल रेजिमेंट। व्हाट इज अ सीजनल रेजिमेंट? अब हम जानते हैं कि अब हमारा समर सीजन इंडिया में चला गया है, अब हम रेनी सीजन की तरफ जा रहे हैं। बारिश गिर रही है, सबको काफी अच्छा लग रहा है। नो डाउट माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है कि अभी कोविड में ये बढ़ेगा कि कम होगा। मैं कहता हूं ये कोविड बढ़े या कम हो जाए, दैट डजंट मैटर। ओनली थिंग इज मैटर कि क्या हमारी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार है। अगर मेरी इम्यूनिटी किसी भी क्लाइमेटिकल कंडीशन में किसी भी वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार है, तो मुझे कोविड जैसी चीजों से डरने की सचमुच कोई जरूरत है क्या? डेफिनेटली नहीं है। तो बेटर वे, rather than concentrating on the virus infection, you should concentrate on your immunity. But how? With the seasonal regimen. सीजनल रेजिमेंट क्या होता है? जैसे कि अब हम समर सीजन में छाछ पीते थे, हम दूध पीते थे, हम ठंडी चीजें लेना पसंद करते थे, पर क्या हम अभी रेनी सीजन में ठंडी चीजें लेना एक्सपेक्ट करते हैं? डेफिनेटली नहीं करते। इससे अभी हमें थ्रोट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब है जबकि समर सीजन अभी चला जाएगा, चला जा रहा है, और ये रेनी सीजन आ रहा है, तो हमें रेनी सीजन की चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। एक दिन में तो नहीं होगा। ये जो अभी फिलहाल जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है इसे कहते हैं ऋतु संधिकाल। ऋतु संधिकाल ये दो ऋतु यानी दो सीजन के बीच का टाइम पीरियड है 15 डेज का। पहले के सीजन के 7 डेज और अभी के सीजन के 7 डेज। इसमें हमको क्या करना है? अभी हमको आम खाना धीरे धीरे छोड़ना है। मुझे पता है काफी लोगों को ये सुनकर थोड़ा सा नर्वस हो चुके हो गया, भाई आम बंद करना है। सी, अगर आपको किसी चीज के अगेंस्ट फाइट करना है तो डेफिनेटली कुछ चीजें अडॉप्ट करनी है, मेंटली अल्सो, नॉट ओनली फिजिकली। तो आपको अभी यहाँ के जो सीजनल रेजिमेंट है, जैसे कि हमारे रेनी सीजन में जो चीजें, जो सब्जियां आज के सीजन में अवेलेबल है उसे हमें अडॉप्ट करना है। अभी हमें गर्म पानी पीना चाहिए क्योंकि हमारा सीजन ही वैसा है। अभी हमको क्या करना चाहिए कि बाहर छाता लेके निकल रहा है, अभी हमको रजाई ओढ़ के सोना है, जो हम समर में नहीं करते थे। हमको इन दिनों में ऐसे कपड़े पहनने हैं जो कपड़े से हमको हमारी बॉडी में हीट मेंटेन रहे, क्योंकि अभी हमारा क्लाइमेट ठंडा होने वाला है। दिस इज कॉल्ड एज अ सीजनल रेजिमेंट। हमें उस सीजन में जो अवेलेबल है उसी तरह खाना चाहिए। आप कहेंगे कि इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है? जो अब तक मैंने दिनचर्या और ऋतुचर्या आपको बताया, क्या इसका कोई साइंटिफिक एस्पेक्ट है? यस दोस्तों, इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट है। मैं देख रहा हूँ काफी लोग इसमें कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ के आज चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं आपको शो के एंड में इन सभी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। सो डोंट वरी, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि किसी भी क्वेश्चन का साइंटिफिक आयुर्वेदिक आंसर आपको आज मिलेगा। तो चल आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के मॉडर्न साइंस ने इसे एक्सेप्ट किया है। उन्होंने इसे इस तरह से बताया है, स्टेपल डाइट। स्टेपल डाइट वो होता है जैसे कि आज हम वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली माइग्रेट हो रहे हैं। माइग्रेट होना मतलब जैसे कि आज हमारे कुछ इंडियंस अमेरिका में जाके सेटल हो चुके हैं, कुछ हमारे उत्तर भारतीय मुंबई में आके सेटल हो चुके हैं।
आज हमारी मुंबई सिटी, कलकत्ता सिटी, चेन्नई सिटी, यहाँ पे पूरा इंडिया बसता है, am I right? जब यहाँ पे पूरा इंडिया बसता है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कलकत्ता, केरल, राजस्थान, पंजाब, यहाँ से अगर कोई मुंबई में सेटल होता है तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? उन्होंने पंजाब, केरल, राजस्थान यहाँ का कल्चर मुंबई में आके फॉलो करना चाहिए या फिर मुंबई में जो कल्चर चल रहा है उसे अडॉप्ट करना चाहिए? बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। जो लोग ये कल्चर अडॉप्ट नहीं करते, आप देखिए उनके सेकंड जनरेशन में उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो चुकी है और उनमें लाइफस्टाइल डिसीज होने के चांसेस मैक्सिमम है। आपका कल्चर आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बना था, हमेशा याद रखिए। पंजाब में अगर पंजाबी कल्चर है तो वहां के क्लाइमेटिकल कंडीशन की वजह से उनका खान पान वैसा है, वो उन्होंने वहां के क्लाइमेट के हिसाब से अडॉप्ट किया था। मुंबई में जो कल्चर है वो मुंबई के लोगों ने यहाँ के क्लाइमेटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया था। तो हमें क्या करना है कि धीरे धीरे हमें वहां का कल्चर छोड़ना है और यहाँ का कल्चर अडॉप्ट करना है, क्योंकि मुंबई की क्लाइमेटिकल कंडीशन में यहाँ का जो फूड यहाँ पे सूट होने वाला है बॉडी को, वो हमें लेना है। बट व्हाट अबाउट द जेनेटिकल कंडीशंस? ये भी तो क्वेश्चन मार्क है कि हमारे जेनेटिकल कंडीशन को वहां का फूड काफी ज्यादा सूट करता है। तो इसे आज हमें कॉर्पोरेट में सिखाया जाता है। जो कॉर्पोरेट वाले यहाँ पे व्यूवर है वो जरूर इसे मानेंगे। 80-20 का एक फॉर्मूला बताया गया था आपको, 80 वर्सेस 20। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज जो इंडिया में 100% बारिश गिरती है, उसमें से सिर्फ 20% बारिश जो है उसका जो पानी है वो हमारे 80% थ्रस्ट को, हमारे प्यास को बुझाता है। आर यू एग्री विथ मी? इसे 80-20 का फॉर्मूला करता है कि 20% पानी ही हमारी 80% प्यास बुझाता है। इसी बेस पर आधार हमें क्या करना है कि हमें मुंबई का जो डाइट है उसे 80% अडॉप्ट करना है, 20% हमारा जो कल्चरल डाइट है उसे भी फॉलो करना है एट द सेम टाइम। दिस इज द प्रॉपर आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, राइट? तो दोस्तों हमें इतना ही याद रखना है कि कोई भी आहार हम जिस जगह पर है, जैसा देश वैसा भेष, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है और यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं जानना चाहूंगा कि आप में से अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते तो हम उसकी ओर जरूर बढ़ना चाहेंगे। मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है शो शुरू होने से पहले, मेरे चैट बॉक्स में आया था। आयुर्वेद हमेशा पथ्यों की बातें करता है, राइट? दूसरी चीज, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट लेने के बाद हमको हमेशा कहा जाता है कि आपको वेजिटेरियन डाइट फॉलो करना पड़ेगा और नॉनवेज आपको छोड़ना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। आर यू एग्री विथ मी? ऐसा ही आपको कहा जाता है, राइट? ये क्वेश्चन इस तरह का था कि सर, इज इट मैंडेटरी टू हैविंग अ वेज डाइट, टू फॉलो द वेज डाइट फॉर लाइफ टाइम, और नॉनवेज क्या इतना बुरा है? और अगर ऐसी बात है तो कभी कभी आयुर्वेद के ग्रंथों, जिन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़े उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं यहाँ पे जानबूझ के रखना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के ग्रंथों में ऐसा भी तो कहा गया कि कहा जहां जहां पे जरूरत है वहां वहां पे उन्होंने नॉन वेजिटेरियन फूड को एज ए मेडिसिन यूज किया है। इसका मतलब आयुर्वेद 100% नॉनवेज के अगेंस्ट नहीं है। तो आज हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर्स, आयुर्वेदाचार्य नॉनवेज को हमेशा ना क्यों कहते हैं? दैट वाज अ गुड क्वेश्चन आई एवर हैड इन माय लाइफ। तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछे उन्हें मैं सबसे पहले थैंक्स देना चाहूंगा। दोस्तों इसका सिंपल आंसर है, मैं आपको एक स्टैटिस्टिकल डेटा बताना चाहूंगा। इट्स अ रियलिस्टिक बेस्ड, बिकॉज आई एम इनटू रिसर्च। 1972 में ये डेटा WHO ने दिया है, मेरे खुद का डेटा नहीं है। 1972 यानी 70s का जो हमारा डिकेट था, उस 70s के डिकेट में ऐसा पाया गया कि इंडिया में नॉनवेज खाने वालों की जो संख्या थी, परसेंटेज थी, वो 80% हो चुकी थी, नहीं सॉरी 72% ही थी, राइट? और 1920s में, यानी जब हमारे यहाँ ब्रिटिश राज करते थे, तब 80% इंडियन जो थे वो वेजिटेरियन थे। 80% इंडियन वो वेजिटेरियन थे। अब 1970s के डिकेड में हमारे 70% इंडियन नॉन वेजिटेरियन हो चुके हैं। इससे हमारे हेल्थ पे क्या फर्क पड़ा, क्या असर पड़ा, इसका उन्होंने एक रिव्यू स्टडी लिया, कंपैरेटिव स्टडी जिसे हम कहेंगे। उसमें इन्हें एक चीज पता चली, 1920 में जो लोग, इंडियन लोग जो हमारे थे, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 to 100 ईयर्स थी। हमारे जो दादाजी थे, दादाजी हम सभी के, वो हमारे 90-100 ईयर्स जीते थे, राइट? 1970s में जो हमारे पापा वगैरह जो थे, ये इनकी लाइफ जो थी वो 80-70 यहां तक एंड होने लगी। अब हम 2020 की बात करें, ये आंकड़ा भी थोड़ा सा कम हो गया, 2 to 3%, थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट होने लगा है। अभी ये आंकड़ा 73 से 70 पे आ चुका है। 70% अभी नॉनवेज खाते हैं इंडिया में।
आज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 ईयर्स है अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट, कैन यू बिलीव 100 ईयर्स से अभी हम लोग धीरे धीरे 60 पर आ रहे हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब मेरे बेटे या फिर मेरे जो ग्रैंड सर है उनकी एज सिर्फ 40 हो जाएगी। और आज ये भी हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो हार्ट अटैक के जो चांसेस है ये यंग एज में होने लगे हैं। जो हमारे यंग एक्टिव जो हमारा पॉपुलेशन है 30 टू 50 जिसके ऊपर हमारी कंट्री चलती है, उनमें लाइफस्टाइल डिसीज के प्रिवेलेंस सबसे ज्यादा पाए गए। तो ये आंकड़े बहुत कुछ बता के जाते हैं दोस्तों। आयुर्वेद ने ये एक सिंपल सी चीज बताई, मैं आपको ये एग्जांपल देके थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हम जो खाएंगे ना वैसा हमारा माइंड बनेगा, हम जो खाएंगे वैसे हमारा माइंड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नॉनवेज खाएंगे तो जैसे हमारा वाइल्ड एनिमल होते हैं ना, वाइल्ड एनिमल, आपने शेर को कभी देखा है? शेर को कभी हंसते हुए देखा आज तक? हमेशा गुस्सा करता है। तो ये जो शेर होता है ना, ये वाइल्ड होता है। इसे हमने वाइल्ड कहा है। वाइल्ड क्यों कहा है? क्योंकि वो मार के खाता है। और जो जीव मरता है ना उस शेर की वजह से, शेर के पंजे में आके, उसको दुआ देके तो मरता नहीं होगा, वो खुद को श्रिंक कर लेता है, एकदम श्रिंक करता है क्योंकि वो मर रहा होता है। और वो इतना श्रिंक होता है ना कि वो उसके बॉडी पार्ट को पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ये कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्पीड से दौड़ने लगता है। दूसरी चीज, उसका माइंडसेट उस समय पूरा बिगड़ चुका होता है, डर। और वो मांस खाने की वजह से शेर भी जो है ना गुस्सेला बन जाता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, वो उस जगह पर देखो कभी भी थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड पाया जाता है, देखा गया, एक स्टडी के हिसाब से बता रहा हूं, मेरे जब से मैंने कुछ भी नहीं डाला है। जो लोग वेजिटेरियन है, ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज है जो आज बिजनेस में टॉप में चल रहे हैं, वो लोगों को आप देखिए कि वो शांत स्वभाव के हैं। अगर हम गाय को देखें, हम हिरन को देखें, ये लोग शांत है, उनकी स्किन भी बहुत अच्छी चमकती है। तो अगर आप आपके चेहरे पे ग्लो चाहते हो तो आप वेजिटेरियन फूड फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि नॉनवेज खाना बुरा है, मैं ये जरूर कहूंगा कि नॉनवेज जरूरत से ज्यादा खाना बहुत ज्यादा बुरा है। आयुर्वेद ने एक सिंपल सी चीज इस तरह से कहा गई थी, सिंपल सी चीज कही थी, पता है क्या? उन्होंने नॉनवेज के लिए ना नहीं कहा है, उन्होंने सिंपली एक चीज कही थी, सर्व जगतम इति औषधम। जब मेरे गुरु तात्या शास्त्री जड़ूकर, इन्हें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, उन्होंने एक सिंपल सा आंसर मुझे दिया था कि आपको अगर चिकित्सा हेतु नॉनवेज खाना पड़े तो वो राइट है, क्योंकि वहां पे आप आपका जीव, आपकी जो लाइफ है उसे सेव करना चाहते हो। जीवो जीवो से जीवनम, इसका अर्थ इस तरह से लगाया गया है, ना कि इस तरह से किसी को मार के खाओ। लेकिन अगर आप आपकी टेस्ट के लिए नॉनवेज खा रहे हो तो उससे ज्यादा रॉन्ग दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप इसमें यह भी कहोगे कि सर वेजिटेरियन भी तो हम मार के खाते हैं, पर उसमें संवेदना ही नहीं होती है, वो आपको उनकी जो भावनाएं वो व्यक्त नहीं करते मैक्सिमम टाइम। और दूसरी चीज, उनमें अगेन जीवन आने के चांसेस होते हैं, राइट? तो इस चीज को याद रखिए कि हमेशा आयुर्वेद ने वेज नॉनवेज दोनों को रेकमेंड किया है। जहां पे आज कश्मीर जैसा प्रदेश है, अगर हम किसी बर्फीली प्रदेश में जाएंगे तो उनका टेम्परेचर इतना लो है कि उनको जीने के लिए अल्कोहल और नॉनवेज खाना पड़ता है। पर हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में हमारा टेम्परेचर 30 के ऊपर ही होता है हमेशा, उसमें और बॉडी की टेम्परेचर बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। इससे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, हमारी ग्रास्पिंग पावर कम हो जाती है। और इंडियन जाने जाते हैं सिर्फ हमारे टैलेंट की वजह से। अगर आप आपके बेटों का, आपके नेक्स्ट जनरेशन को टैलेंटेड बनाना चाहते हो, सबसे पहले वेजिटेरियन अपनाओ। और इसका फ्यूचर क्या है पता है? आज हम 133 करोड़ है, बट ऑब्वियसली हम नंबर में बहुत ज्यादा है। अगर हम टैलेंट में भी ज्यादा पाए जाएंगे ना तो दुनिया में कल इंडिया ही राज करेगा, नो डाउट। यहाँ पे एक क्वेश्चन किसी व्यूवर से पूछा गया है कि दोपहर में सोना अच्छा है या बुरा है? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। आई नो ये पैंडेमिक सिचुएशन है और आपको फिलहाल घर पे रहना पड़ रहा है, लॉकडाउन है। लॉकडाउन में आप दोपहर की नींद आपको बहुत ज्यादा प्यारी है। सो दोस्तों, मैं इसको एक चीज में बताना चाहूंगा, दोपहर में सोने से आपके बॉडी एलिमेंट्स हेवी हो जाते हैं। मैं इसको साइंटिफिकली बताऊंगा, आयुर्वेद के लैंग्वेज में बताऊंगा तो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि ये हमारी गलती नहीं है, हमने एजुकेशन ब्रिटिश सिस्टम से लिया है। तो मैं ब्रिटिश सिस्टम की लैंग्वेज में आपको आयुर्वेद सिखाने जाऊंगा, राइट? तो दोस्तों, जब हम दोपहर को सोते हैं तो सोने के बाद हमारा ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है। जबकि बाहर का क्लाइमेटिकल कंडीशन आप देखोगे तो दोपहर के 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे टेम्परेचर पीक पे होता है। तो बाहर का जो टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है। क्यों? ब्लड सर्कुलेशन लो हो गया।
अब बाहर की क्लाइमेटिकल फ्रीक्वेंसी एंड बॉडी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को मैच नहीं करती। बॉडी की फ्रीक्वेंसी और क्लाइमेटिकल फ्रीक्वेंसी जब एक दूसरे को मैच नहीं करती, तब आपको लाइफस्टाइल डिसीज होने के चांसेस 72% बढ़ जाता है, विच इज प्रूवन बाय साइंस, टुडेज एरा, राइट। तो इसमें होता क्या एग्जैक्टली तो आप सो जाते हो, ब्लड सर्कुलेशन डाउन हो गया, आपके जो बॉडी एलिमेंट है, आपने दोपहर को खाना खाया था बट ऑब्वियसली खाना खाने के बाद सो गए, इसमें आपको ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए था, तो आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस फास्ट हो जाता। अभी क्या हो गया, आपके सोने के बाद मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो गया, जिसे 6 घंटे में मेटाबॉलाइज होना चाहिए था, अभी वो 10 आवर्स लेगा, 4 घंटे बढ़ गए, इट इज ऑलमोस्ट 40% टाइम बढ़ गया। अभी इसमें क्या हो गया कि बॉडी जो एलिमेंट्स है जो मेटाबॉलाइज हो रहे हैं स्लो जा रहे हैं, अगर ये फास्ट में किसी पाइप से निकल जाए तो वहां पे जो भी कचरा है, जो भी एलिमेंट्स वो डिपॉजिट नहीं होंगे, पर अगर स्लोली जाएंगे तो वो एलिमेंट डिपॉजिट होने के चांसेस ज्यादा है। तो हमारे बॉडी के एलिमेंट्स हमारे ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज, वेन्स में डिपॉजिट होते हैं और इससे आपके बॉडी में ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसे आयुर्वेद की भाषा में कहा गया था कि आपके बॉडी में कफ बढ़ जाता है। कफ इज नॉट दैट मीन्स वो थ्रोट इन्फेक्शन वाला कफ नहीं, कफ इन द सेंस वाटर बैलेंस इन वॉट एवर फॉर्म, लाइक कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, हमारे जो सिक्रीशन से डिफरेंट, हमारे आंखों के आंसू है, दैट ऑल विल कंसिडर्ड एज अ कफा। तो ये सब बढ़ जाते हैं बॉडी में, बॉडी हमारी स्टीप हो जाती है, हेवी हो जाती है, हम लोग थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं और इससे लाइफस्टाइल के चांसेस बढ़ जाते हैं। कौन से लाइफस्टाइल पता है? सबसे पहले तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, पीसीओडी, मेंटल डिसऑर्डर, यहां तक कि स्प्लीन, लिवर, सभी के डिसऑर्डर्स, किडनी डिसीज। तो दोस्तों दोपहर में सोने से ये तकलीफ होती है, इसलिए याद रखो कि दोपहर में सोना अलाउड नहीं है। दोपहर में सोना किसे अलाउड है? जो बीमार है उससे अलाउड है। क्या आप बीमार हो? नहीं हो तो आपको सोना नहीं चाहिए। दूसरा, अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें, समर सीजन में हम लोग थक जाते हैं और इतने टेम्परेचर हमारे बॉडी को सहन नहीं होती, खिड़की भी लगा लो, दरवाजे बंद कर लो, फिर भी टेम्परेचर कम नहीं होता, उस टाइम पे सोना अलाउड है। लेकिन उसे हमने वामक कुक्षी कहा गया है, लेफ्ट लैटरल पोजीशन। वाई लेफ्ट लैटरल पोजीशन? बिकॉज लेफ्ट साइड जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू योग साइंस इसे ईड़ा नाड़ी कहा गया, इसे पिंगला नाड़ी कहा गया। सो ईड़ा नाड़ी इज टू बैलेंस योर कफा एंड बैलेंस योर कफा। तो यहाँ के हमारे जो सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम वगैरह है, ये एक्टिवेट रहती है और बॉडी के टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करके उसे मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो इन दिनों में, लेकिन जबकि अभी रेनी सीजन शुरू हो चुका है, तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि दोपहर में सोने की कोशिश न करें, जिससे डॉक्टरों का भला हो। आर यू एग्री विथ मी? और एक हमारे व्यूवर ने क्वेश्चन पूछा है कि कोकण जैसा जो हमारे कोकण जो हमारा रीजन है, वहां के लिए उनका जो डाइट है वो नॉन वेजिटेरियन होता है, राइट? तो ये नॉन वेजिटेरियन डाइट क्या उनके लिए राइट है कि रॉन्ग है? और ये तामस है कि सत्व है? दोस्तों आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या दिया गया था ना, वो मैं आपको बताना चाहूंगा आज। 5000 साल पहले जो आयुर्वेद ग्रंथ लिखे गए तो उनमें कोकण रीजन का समावेश किया गया था, उन्होंने कोकण के बारे में लिख के रखा है। हमारे इंडिया में, थोड़ा सा स्पिरिचुअल लैंग्वेज में इसे बताऊंगा मैं, हमारे इंडिया में दो एंड है, एक होता है हमारा हिमालय एंड दूसरा इज साउथ। साउथ हमारा कोकण रीजन से स्टार्ट होता है। हमारा अर्थ के दो एंड है, एक साउथ, एक नॉर्थ एंड एक साउथ। नॉर्थ इज अ पॉजिटिव नोड एंड साउथ इज अ नेगेटिव नोड। हमारे इंडिया के भी दो पोल है, हिमालय इज अ पॉजिटिव एंड साउथ इज अ नेगेटिव, राइट? ये दो पोल में हमारा इंडिया बटा हुआ है। अभी होता क्या है कि हमारे कोकण रीजन जो है नेगेटिव पार्ट से वहां से स्टार्ट हो जाता है, महाराष्ट्र इन दोनों के बीच में आता है, एग्जैक्टली महाराष्ट्र, एमपी वगैरह। अभी इसमें क्या होता है कि यहाँ के लोग जो है, केरल वगैरह, ये ज्यादा से ज्यादा सी फूड खाना पसंद करते हैं। नॉनवेज के भी अलग अलग टाइप है, क्योंकि वहां के क्लाइमेटिकल कंडीशन को वो सुटेबल है, वहां के क्लाइमेटिकल कंडीशन को सुटेबल है, वहां के क्लाइमेटिकल कंडीशन में वो अवेलेबल है, इसलिए वो लोगों को वो इजीली अवेलेबल है और वो लोगों से खाते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ पे क्या संबंध है? तो यहाँ पे जो मेडिसिन मिलती है, आचार्य चरक ने इसे लिख के रखा है, हिमालय में जो सत्वर गुणों युक्त वनस्पतियां मिलती है, और कोकण में जो हमारे सबसे सेकंड एंड माना गया है, वहां पे रज और तमोगुणी वनस्पति सबसे ज्यादा मिलती है। एंड इसलिए आज भी हमारे भारत में मंत्र और तंत्र दो तरह की चिकित्साएं फॉलो की जाती है। मंत्र चिकित्सा के लिए हमारा हिमालय सबसे मेन पॉइंट माना जाता है और कोकण तंत्र चिकित्सा के लिए माना जाता है। और तंत्र चिकित्सा के लिए वहां के क्लाइमेटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका नॉनवेज खाना, नॉनवेज में फिश खाना या फिर सी फूड खाना वहां के लोगों के लिए राइट है।
बट एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, आयुर्वेद में खाने के लिए एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है, अष्टो आहार विधि विशेष आयतन में। कोई भी चीज को बहुत ज्यादा नहीं खाना है, कोई भी चीज को बहुत कम नहीं खाना है, और कोई भी चीज को गलत तरीके से नहीं खाना है, राइट। तो आपको याद रखना है, सिंपल, आपको रोज नहीं खाना है, आपको बैलेंस करना है। इट शुड बी बैलेंस डाइट। हफ्ते में 1 या 2 बार आप जरूर खाओ। आप रोज खाओगे, रोज शक्कर खाओगे तो क्या होगा, रोज मैंने मुट्ठी भर शक्कर खा ली, डेफिनेटली मुझे डायबिटीज होगा। तो अगर रोज मैं फिश खाऊंगा तो क्या होगा, डेफिनेटली मेरे बॉडी के जो केमिकल्स है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, एक ही केमिकल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो हमारा डाइट जो होना चाहिए ना, वो बैलेंस डाइट होना चाहिए। इसे WHO ने आज के लैंग्वेज में कहा गया बैलेंस डाइट, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद पापड़ अचार। आयुर्वेद ने इसे सिंपल कहा है, 6 रसों का आहार आपको लेना है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, 6 टेस्ट। ये 6 टेस्ट आपके खाने में है, फिर आप इंडिया के कोई भी रीजन में क्यों ना हो, आपका डाइट बैलेंस है, सिंपल। तो याद रखिए, जैसे मैंने कहा कि कुछ जगह के लिए राइट है, कुछ जगह के लिए रॉन्ग है। ठीक है, तो आयुर्वेद, एक क्वेश्चन मेरे सामने यहाँ पे आ रहा है कि आयुर्वेद इतना साइंटिफिक है, और क्वेश्चन पूछा गया है, समय के साथ हम सबको बदलना चाहिए, राइट। आज का साइंस हम देखें तो आज से 50 साल पहले वो कुछ और कहता था, वो आज हमें कुछ और बता रहा है, और कल जाके हमें और कुछ और बताने वाला है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल आपको दूं, जब हम इंडियंस रॉक साल्ट से मंजन किया करते थे, रॉक साल्ट से काला नमक, तब, और हम चारकोल यानी कोयले से दांत साफ करते थे, तो उसे गलत कहा गया था। आपको याद होगा, ये 1950s और 1970s की बात है। फिर तभी हमारे इसमें, मैं किसी के ऊपर, किसी को बोलते ना, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ प्रैक्टिकल फैक्ट। फिर हमने पेस्ट करना शुरू कर दिया, डेफिनेटली मैं भी उसे ही फॉलो करता हूँ, नो डाउट। तो हमने पेस्ट करना शुरू किया, क्यों, क्योंकि वो रॉन्ग है, हमें अवेयर किया गया। मैं कभी इसे अलाउ नहीं करूंगा कि आप उसमें टोबैको और मशेरी यूज करो, ये आयुर्वेद भी रिकमेंड नहीं करता। आज आप एक ऐड देखते होंगे कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, देखो साइंस चेंज हो गया, साइंस चेंज हो गया। तीसरी चीज, आज एक स्टडी में ऐसा पाया गया कि अगर चारकोल, एक ऐड आती है देखो, चारकोल से यूज किया, वो फेस वॉश अपने मुंह में लगाता है, फिर वो सभी चेहरे के कचरा निकाल देता है, फिर आपके चेहरे पे ग्लो हो जाता है। आपके दांतों के लिए चारकोल सबसे अच्छा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस प्रोवाइड करता था, ऐसा भी प्रूव हो चुका है। कैन यू बिलीव? क्योंकि आयुर्वेद सिद्धांतों के ऊपर काम करता है, सिस्टम के ऊपर काम करता है, सिस्टम के ऊपर काम करता है, ना कि वो ये देखता है कि कौन से जमाने में क्या यूज करना है। वो आयुर्वेद का इतना ही कहना है कि अगर आप 1950 में हो तो उस जमाने में जो आपके पास वनस्पति है उसका चारकोल यूज करो, अगर आप 2020 में हो तो आपके पास जो वनस्पति है उसका चारकोल यूज करो, सिंपल। क्यों? क्योंकि वो उस क्लाइमेटिकल कंडीशन में बना हुआ पेड़ है। अब इसे साइंटिफिकली हम कैसे बताएं कि राइट है कि रॉन्ग है, कि इसको हमें चेंज करना चाहिए आयुर्वेद को। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, 5000 साल पहले भी आयुर्वेद वही चीज बता रहा था, आयुर्वेद आज भी वही चीज बता रहा है, आयुर्वेद कल भी वही चीज बताएगा, बट उसे देखने का हमारा नजरिया जरूर बदल चुका है, और ये हर समय के साथ बदलेगा। आचार्य चरक को जो आयुर्वेद एक्सपेक्टेड था, हम उसको शायद अलग एंगल से देख के अलग तरीके से समझ रहे। मैं अगर एक टीचर हूं, मेरे 50 स्टूडेंट को आयुर्वेद सिखा रहा हूं, तो हर बच्चा अलग तरीके का आयुर्वेद अडॉप्ट करेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि समय समय की मांग है। जैसे मैंने कहा कि आज हम ब्रिटिश सिस्टम से सीखे हुए हैं, इसलिए हमको आयुर्वेद के सिद्धांत समझने में थोड़ा सा कठिनाई हो जाती है, और इसी कारणवश आज मैं आपके सामने लाइव आके आयुर्वेद आज के मॉडर्न लैंग्वेज में बता रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज अ चेंजेस। और रही बात रिसर्च की, तो दोस्तों आप गूगल करके देखिए, आयुर्वेद में बहुत सारे रिसर्च आज हो रहे हैं, और ये प्रूवन इफेक्ट है। आयुर्वेद में डिटॉक्स प्रोसीजर बताई गई है। ये डिटॉक्स प्रोसीजर अगर आप देखोगे तो ये डिटॉक्स प्रोसीजर आपके लाइफस्टाइल डिसीज को 80% लाइफस्टाइल डिसीज होने के चांसेस कम कर देती है। ऐसा कहा गया है, ये प्रूव हो चुका है अभी। तो ये साइंस के आज कैलकुलेशन में भी फिट बैठ रहा है। त्रिफला अश्वगंधा जैसी जो मेडिसिन है, आप गूगल करके जरूर देखना, रिसर्च स्टडी में ये आपके रेडिएशन को, कैंसर के रेडिएशन को भी कम कर देती है आफ्टर रेडिएशन थेरेपी, और ये आपके बॉडी सेल को रिजुनेवेट करती है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये सब आज पाया गया, मतलब साइंटिफिक इस एरा में भी ये आज फिट बैठ रही है। क्यों? बिकॉज उन्होंने सिस्टम के हिसाब से बताया गया था।
बट ऑब्वियसली 1950s में या 5000 साल पहले का अश्वगंधा और आज का अश्वगंधा डिफरेंट होगा। जैसे कि आज के हम अलग है और हमारे ऋषि मुनि अलग थे, उनके लिए वो अश्वगंधा राइट था, हमारे लिए आज का अश्वगंधा राइट है। तो एक्सेप्टेड, हम समय के साथ ऑलरेडी बदल चुके हैं, आयुर्वेद भी बदल चुका है और उसके सिद्धांत लेकिन सेम है। एक क्वेश्चन मेरे सामने बहुत अच्छा आया है, एलोपैथ और आयुर्वेद ट्रीटमेंट कैन हैपन टुगेदर। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन, थैंक्स अ लॉट। दुनिया का कोई भी चिकित्सा सिद्धांत, कोई भी साइंस मुझसे बड़ा है। हम कोई भी, हम में से, मैं इवन, कोई भी साइंस से बड़ा नहीं हो सकता। एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, यहाँ तक कि यूनानी थेरेपी हो या चाइनीज थेरेपी हो, फिजियोथेरेपी हो, हर एक का मोटो क्या है? पेशेंट को ठीक करना, उन्हें बीमारी से बचाना, उन्हें बीमार न होने देना। तो दुनिया का कोई भी साइंस आपको मारने के लिए नहीं बना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रही बात एलोपैथ की एंड आयुर्वेद की, एक कुछ कटु घटना इतिहास में हो चुकी है कि हिप्पोक्रेटस जो एलोपैथ के सब आयुर्वेद एलोपैथ के निर्माते माना जाते हैं उन्हें, वो हमारे आयुर्वेद के यहाँ के इंडिया के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो चुके हैं और उन्होंने आयुर्वेद के सिद्धांत सीखकर वहां जाकर उसे, ही वॉज अ टैलेंटेड गाय दैट टाइम, बहुत टैलेंटेड थे, उन्होंने वहां जाके उसे अलग तरीके से रखा। जैसे कि आज हम बिजनेस में करते हैं ना, हमारा बिजनेस अलग पैटर्न में लोगों के सामने रखते हैं और उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने भी वही चीज की और आज उसे हम एलोपैथी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको अश्वगंधा खिला दी, अश्वगंधा हमने पाउडर फॉर्म में दी, हमने आशा वरिष्ठ फॉर्म में दी, हमने और कोई फॉर्म में आपको दे दी, काढ़ा फॉर्म में दे दी। उन्होंने क्या किया कि अश्वगंधा में से कुछ केमिकल को निकाल दिया और आपको दे दिया। तो बात तो यही हो गई ना, आयुर्वेद का एक सिंपल सिद्धांत है, सर्व जगतम इति औषधम। दुनिया की हर चीज, विष भी जो होता है ना, वो भी एक मेडिसिन ही है, राइट? ये मेडिसिन ही है, पर अगर आप उसे ठीक से यूज करें तो। और आपको पता है कि जो कोबरा का जहर होता है, वो उसी का जहर उतारने के लिए एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है, एंटीडोट करके। उसी तरह एलोपैथ भी एंटीबायोटिक पे काम करते हैं और आयुर्वेद भी एंटीडोट, एज ए एंटीडोट के सिद्धांत पे भी काम करता है, क्योंकि वो सामान्य उद्देश्य सर्वेक्षण पे भी काम करता है और इसके ऊपर भी काम करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि एंटीडोट कैसे काम करता है। जैसे कि हमको एसिडिटी हो गई तो हम क्या करते हैं? दूध पीते हैं। दूध कैसा होता है? ठंडा होता है, दैट इज द एंटीडोट। एलोपैथ क्या बनती है? वायरस हुआ है, एंटीवायरल दे दो, दैट इज द एंटीडोट। दोनों साइंस अपनी जगह पे वही काम कर रहे हैं, ओनली द फॉर्मुलेशन जो वो यूज कर रहे हैं ना, दैट फॉर्मुलेशंस आर डिफरेंट, बाकी कुछ अलग नहीं है। रही बात क्या दोनों को एक साथ काम करना चाहिए? डेफिनेटली। हमारे इंडिया का सबसे अच्छा फ्यूचर यही है कि ये सभी चिकित्सा आगे जाके इंटीग्रेटेड होने वाली है, नो डाउट। आज नहीं हुई तो कभी ना कभी तो पक्का होगी। और इंटीग्रेटेड इसलिए क्योंकि आज भी हम देखते हैं, आज हम कोरोना में आयुर्वेद की ट्रीटमेंट भी पेशेंट को दे रहे हैं और एलोपैथ की भी दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। और ये आज हमारे, आई थिंक ये रिवॉल्यूशनरी थ्योरी है, हमें कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया है आज, क्यों एक साथ चलना। तो इसीलिए डेफिनेटली हम आयुर्वेद और एलोपैथी जरूर एक साथ चल सकते हैं, जिससे हमारे पेशेंट का और हमारे इंडिया का, हमारे वर्ल्ड का जरूर फायदा होगा। जिसके लिए जो बना है आप जरूर लीजिए, इसमें बिल्कुल हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। पेन किलर भी आप ले सकते हो और आप एंटीबायोटिक आयुर्वेद की भी ले सकते हो, जिसे हमने जरग्न कहा गया है। लैंग्वेज अलग है, सिद्धांत वही है। एक क्वेश्चन मेरे सामने काफी अच्छा रहा है कि आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, ओके, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मिस्टर उमेश, मैं आपके इस क्वेश्चन को जरूर लूंगा थोड़ा सा एंड में। आई थिंक अभी जो टाइम हो चुका है इट्स 6:10, तो हम टाइम के हिसाब से मैं थोड़ा सा एक मेरी पॉइंट यहाँ पे रखना चाहूंगा। चलो, हम कल्चर की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा जो कल्चर है, ये हमारा लाइफस्टाइल है, ये तो मैंने अब तक आपको बता दिया कि जो हम इतने सालों से कर रहे हैं। आज के हमारे कोविड सिचुएशन में गवर्नमेंट ने भी हमको यही कहा है कि आपको वही फॉलो करना है, राइट? तो ये हमारी लाइफस्टाइल कैसे हो सकती है और हमको कैसे हेल्प करती है? दोस्तों, सिंपल सी चीज है। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी इज एनर्जी, आपके सेल की, आपके बॉडी की रेजिस्टेंट पावर्स इज अ इम्यूनिटी, बाकी कुछ नहीं है। आप मुझे सचमुच बताओ, क्या आपका पिज्जा या बर्गर खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है? आई एम नॉट अगेंस्ट द पिज्जा एंड बर्गर, मैं खुद खाता हूँ, बट क्या इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है? तो आपकी इम्यूनिटी किससे बढ़ेगी? डेफिनेटली जो आपके इंडियन कॉन्टिनेंट के क्लाइमेटिकल कंडीशन को सुटेबल है, बिकॉज आप खुद इस अर्थ का एक हिस्सा हो।
इस अर्थ के हिस्से के होने के यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आप जिस रीजन में हो वहां का खाना सिर्फ फॉलो करो, आपकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ेगी। दूसरी चीज, साइंटिफिकली अगर हम इसे बताना चाहें, साइंटिफिकली जैसे कि हमको कहा गया है कि आपको मेडिटेशन करना है, आपको प्राणायाम करना है, जो आयुर्वेद भी आपको ये कहता है कि आप योग शास्त्र जरूर फॉलो करो। इससे क्या होगा, इससे आपके बॉडी में मैक्सिमम मात्रा में ऑक्सीजन जाएगा। आज के कोविड के अगेंस्ट आपको अगर लड़ना है तो मैं आपको सिंपल कुछ चीजें बताना चाहूंगा, सिंपल सी चीज है, राइट। ये जो वायरस है आज का कोविड-19 वायरस, ये वायरस क्या 5000 साल पहले मौजूद था? यस। उस जमाने में भी जनपदध्वंस नाम के व्याधि हुआ करते थे। उन्होंने वहां पे एक श्लोक लिखा है, उस श्लोक में एक चीज बताई गई थी कि मालन्यु नेपलात, इसका मतलब एक दूसरे के कपड़े पहनने से, एक दूसरे की चीजों को हैंडल करने से। गात्र संस्पर्शघात, इसका मतलब एक दूसरे को टच करने से। तीसरी चीज श्वास में से, यानी हमारे जो हम जिसे ड्रॉपलेट कहते हैं, इस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। इस तरह के जो वायरस स्प्रेड होते हैं उसे उन्होंने जनपदध्वंसक व्याधि कहा था। यानी सोचिए उस समय में भी इस तरह के डिसीज और पैंडेमिक सिचुएशन आई थी, और उसके लिए क्या करना है उन्होंने सिंपल सा लिख के रखा है। उन्होंने सिंपल कहा है उस समय पे भी कि आपको आपका वैदिक क्षमता बढ़ाना है, और उसके लिए उन्होंने सिंपल एक चीज बताई थी, रसायन चिकित्सा। क्या होती है रसायन चिकित्सा? रसायन चिकित्सा इज टू इम्प्रूव योर बॉडी टिश्यूज, रिस्ट्रक्चर योर बॉडी टिश्यूज और रीजनरेट योर बॉडी टिश्यूज, इम्प्रूव, एनर्जेटिक कर दो बॉडी को। इसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल सिंपल चीजें जो आज हमारे आयुष ने बताया है, आयुष डिपार्टमेंट ने आपको कुछ काढ़े बताए गए हैं। आपको कहा है कि आपको गोल्डन मिल्क पीना है, यानी हल्दी डालकर आपको दूध पीना है, राइट। हल्दी डालकर आप जो दूध पीते हो, ये दूध पीने के बाद आपके बॉडी में इम्यूनिटी कैसे फॉर्म होगी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बॉडी में हम जो कुछ भी खाते हैं, आपके घर में एक बेसिन होता है, बेसिन, आप रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालना, शुद्ध जल डालना। आपको ध्यान में आएगा कि एक महीने बाद उसमें भी कुछ तो कचरा जमा होता है, एक लेयर फॉर्म होती है। वैसे हमारे बॉडी टिश्यू में एक लेयर फॉर्म होती है, इसे कहते हैं हम टॉक्सिन्स। और हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है, 95% टॉक्सिन जो है वो कार्बन फॉर्म में होते हैं, कार्बन। इस कार्बन को अगर हम हमारे आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं, मेडिसिन है, आपके घर में हर गर्म मसाला, आपका हर फ्रूट, हर वेजिटेबल आयुर्वेद है, राइट। इसके साथ ये कंबाइन करता है इस कार्बन को और ऑस्मोसिस प्रोसेस करके इसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा त्रिफला चूर्ण, त्रिफला पाउडर, बहुत से लोग घर पे लेते रहेंगे। ये त्रिफला चूर्ण अगर आप मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लेते हो तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ये हमारे पेट में जाएगा, डिसइंटीग्रेट होगा, मेटाबोलाइज होगा, लीवर में चला जाएगा और वहां से बॉडी में फैलेगा। अब ये क्या करेगा, ये जो टॉक्सिन्स है कार्बन, ये कार्बन के साथ ना उसके मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएंगे। कार्बन का मॉलिक्यूल और ये त्रिफला के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने के बाद ये उसको उस सेल से बाहर निकाल देते हैं। इसे ऑस्मोसिस प्रोसेस कहा गया, ऑस्मोसिस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। इसे बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद वो उसे क्या कर देते हैं, वहां से बाहर निकाल के एब्डोमिनल गट में लाते हैं। एब्डोमिनल गट में लाने के बाद वो उसे वहां से बाहर फेंक देते हैं, हमारे पेट साफ होने के थ्रू, हमारे यूरिन के थ्रू और हमारे स्वेटिंग के थ्रू, मोस्ट प्रोबेबली पेट साफ होना और यूरिन के थ्रू। इसीलिए हमारे लीवर जो है, लीवर के सेल भी डिटॉक्सिफाई हो गए, किडनी के सेल डिटॉक्सिफाई हो गए, यहाँ तक कि हमारा हार्ट डिटॉक्सिफाई हो गया ऑटोमेटिकली। अभी कचरा निकल जाने के बाद हम लोग डेफिनेटली ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की चार्जिंग बढ़ गई, क्योंकि कचरा निकल जाने के बाद हम क्या हो गए, क्लीन हो गए। हमारा कपड़ा पूरा अभी एकदम क्लीन हो चुका है। अभी डिटॉक्सिफाई करने के बाद भी हम लोग अगर त्रिफला ले रहे त्रिफला, तो ये क्या करेगा, ये वहां के सेल को नरिश करेगा। ये क्या करेगा, वहां के सेल को नरिश करेगा। नरिश करने के बाद वो उसे रिस्ट्रक्चर करेगा, रिजुनिवेट करेगा। वहां की जो सेल की जो टूटी फूटी चीजें ना, जिसने उस सेल को तोड़ मरोड़ के रख दिया था, उसे वो भर के निकालेगा। भर के निकालने के बाद वो सेल क्या हो गया, चार्ज हो गया। अभी कोई भी अगर वायरस आता है तो उसके अगेंस्ट वो फाइट करने के लिए रेडी है, उसके अगेंस्ट वो जरूर फाइट करेगा। सो ये सिंपल थ्योरी है। अभी मुझे पता है आप लोग जाके भागते अभी मेडिकल स्टोर में जाओगे, त्रिफला लेके आओगे। डोंट डू दिस। सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज हार्मफुल, हजार्डस है, ये मत करो। हाँ, बट मैंने एक चीज आपने अगर देखी होगी, आज आपने काफी जगह सुना होगा कि कोविड पेशेंट को विटामिन सी की टैबलेट दी जाती है। मैं आज आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि आंवला जो होता है, आंवला, आमल की, आमला, आप जो कुछ भी उसे कहते होगे, विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा है। और साइंटिफिक रिसर्च स्टडी में ऐसा पाया गया है कि इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा है और ये एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है
कि वो वहां के जो ऑक्सीजन की वजह से एक जो मॉलिक्यूल वहां से टूट चुका है, सेल जो टूट गया था, उस सेल के टूटने को वो जोड़ देता है। फेविकॉल की तरह मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। आप आंवला लीजिए घर पे, डेफिनेटली आपके सेल मजबूत हो जाएंगे और आप कोरोना या कोविड के अगेंस्ट डेफिनेटली फाइट कर सकोगे। ये कल भी था, शायद उसका नाम कुछ अलग था उस जमाने में, आज भी है और ये फ्यूचर में भी आने वाला है। तो ये है हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सिस्टम नहीं बदली, सिस्टम वही है और मेडिसिन भी वही है, लेकिन उस समय की मेडिसिन उस समय के लोगों को लागू पड़ती है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। रही बात यहाँ पे मिस्टर किरण झंडी जी ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द आयुष कौर। आप आज जाके गूगल करना, क्योंकि इसके ऊपर मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहूंगा। गूगल पे आपको ये डिटेल में अवेलेबल है कि आयुष कौर घर पे कैसे बनाते हैं। आप इसे घर पर जरूर लीजिए। इसमें एक रिसर्च स्टडी हम भी कर रहे हैं, आपको एक जानकारी के लिए बताना चाहेंगे। दोस्तों, पिछले 30 दिनों में मैंने 78 पेशेंट थ्रोट इन्फेक्शन के ट्रीट किए। थ्रोट इन्फेक्शन, आई डोंट नो कि वो कोविड के थे कि नॉर्मल थ्रोट इन्फेक्शन था, क्योंकि तब तक उनकी टेस्ट नहीं हुई थी। इसमें से ज्यादातर पेशेंट मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मुझे उन्हें ट्रीट करना पड़ा, बिकॉज उनका मुझ तक पहुंचना पॉसिबल नहीं था, जबकि गवर्नमेंट ने भी ये अलाउ किया है कोविड के लिए। तो उनमें जो मैंने कुछ रेमेडीज बताई, उस रेमेडीज के चलते सभी के सभी पेशेंट 2 या 3 दिन में पूरी तरह ठीक हो चुके थे, उनका थ्रोट इन्फेक्शन गायब हो चुका था। इससे ज्यादा और फास्ट आयुर्वेद काम नहीं कर सकता। शायद इस तरह की चीजें, यानी गार्गल, सिंपल सी चीज थी, मैंने उनको कुछ चीजें, कुछ मेडिसिन अप्लाई करके गार्गल करने के लिए कहा था। ये गार्गल आपके थ्रोट में जो कुछ वायरस है उनको किल कर देता है। तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आपके पास अगर ज्येष्ठमध है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि ज्येष्ठमध नाम का एक पाउडर थे। ये पाउडर आपके कोविड के अगेंस्ट अच्छा काम करता है, ऐसा पाया गया है। इसमें और कुछ मेडिसिन है, पर मैं यहाँ बताना इसके लिए अवॉइड कर रहा हूँ कि मैं अभी उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च स्टडी जैसे कुछ काम कर रहा हूँ, और जल्दी ही इसका एक पेपर इंटरनेशनली पब्लिश होगा, ऐसा मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। उस समय मैं आपके सामने ये जरूर लेके आऊंगा डिटेल फॉर्मुलेशन के साथ। लेकिन तब तक आप ज्येष्ठमध गर्म पानी में 1 चम्मच, 1 ग्लास गर्म पानी में मिक्स करके उसका आप गार्गल कीजिए, या फिर ज्येष्ठमध का काढ़ा बनाइए, काढ़ा बना के इसका गार्गल कीजिए। आपका थ्रोट इन्फेक्शन और ये सब चला जाएगा। सेकेंड थिंग, आप में इस तरह के वायरल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इज इट साउंड गुड? आई थिंक यस। तो जरूर इसे आपके घर पे कीजिए, और अगर आपका और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे अभी यहाँ पे पूछ सकते हो। हम अभी देखेंगे कि किसी का कोई अगर कुछ क्वेश्चन है तो उसे हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कैन आयुर्वेदा हेल्प इन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन? डेफिनेटली इट कैन, डेफिनेटली। दोस्तों, सिंपल सी चीज है, ये मेरी एक बॉडी है, राइट? मेरा माइंड, मेरा आत्मा, जो कुछ भी है इस बॉडी में ही है ना, इस बॉडी के बाहर तो नहीं है। भले वो यहाँ पे हो, मेरे यहाँ पे हो, वॉट एवर, दैट डजेंट मैटर, है तो इस बॉडी में। अगर इस बॉडी में टॉक्सिन है, फॉर एग्जाम्पल मेरा घर है और इस घर के अंदर कचरा है, पेंट खराब हो चुका है, धूल मिट्टी जमी हुई है, सब सामान बिखरा पड़ा है, इस घर में जाकर अगर मैं बैठूं तो मुझे अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा कि थोड़ा सा डर लगेगा? डेफिनेटली मुझे डर लगेगा, राइट? क्यों? क्योंकि जिस क्लाइमेटिकल कंडीशन में मैं वहां पे हूँ वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे ही अगर मेरे बॉडी के अंदर टॉक्सिन से ये कचरा भरा पड़ा है, तो क्या मेरा माइंड एकदम फ्रेश रहेगा? पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं पहले एग्जांपल में उस घर को धोकर निकालूं, अच्छा पेंट कर दूं, वहां मस्त अगरबत्ती जलाऊं, कपूर जलाऊं, अब मैं उस घर में एंटर करूं तो मुझे अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, राइट? तो फ्रेश लगेगा। वैसे ही अगर मैं मेरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करूं तो डेफिनेटली मेरे बॉडी का कचरा अगर निकल गया तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। नाउ इट इज अप टू यू कि बॉडी के अंदर अगर कचरा है ना, तो आप कितना भी मेडिटेशन कर लेना, आपका मेडिटेशन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपका जो माइंड और आत्मा जो कुछ भी है ना, है आपके बॉडी के अंदर ही ना। अगर ये आपके बॉडी के अंदर है तो डेफिनेटली ये मैटर करता है कि आपकी बॉडी ऑब्स्ट्रक्टेड है कि ऑब्स्ट्रक्शन फ्री है। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन फ्री है तो डेफिनेटली आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और उसकी ग्रास्पिंग पावर हमेशा अच्छी रहेगी। और जैसे कि मैंने दिनचर्या ऋतुचर्या में बताया कि आप मॉर्निंग वॉक करो। सेकेंड थिंग, इवनिंग वॉक मत करना। जो लोग रात को लेट नाइट तक जागते हैं, खास करके कॉर्पोरेट वाले और जो क्रिएटिव वर्क करते हैं ना, मार्केटिंग वाले लोग वगैरह, उनके लिए खास करके मैं बताना चाहूंगा, अगर आप रात को लेट नाइट जागते हो
आप कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर रहे हैं। और जबकि मैंने बता दिया कि हमारे बॉडी में मैक्सिमम टॉक्सिन कार्बन फॉर्म में होता है, तो आपके बॉडी में टॉक्सिन बढ़ेगा तो आपका माइंड स्टेबल रहेगा। ये लोग ज्यादा गुस्सा करने वाले थे, कभी भी देख लेना, जरूर इसे ट्राई करके देखना कि आप गुस्से वाले हो अगर आप रात को जागते हो तो। दोस्तों आपको सिंपल एक काम करना है, सिंपल एक काम करना है। क्या करना है? सुबह जल्दी उठो, एक मॉर्निंग वॉक लो। पैंडेमिक है, नहीं बाहर निकल पा रहे हो, खिड़की खोलो, एक हाथ प्राणायाम कर लो, ओमकार प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम कर लो। आपको ऑक्सीजन मिला, बॉडी चार्ज हो गई, रात को जल्दी सो जाओ, जल्दी खाओ, जल्दी सो जाओ। जितना लेट खाओगे उतना सूरज की रोशनी चली गई है, आपका अग्नि मंद है, आपके बॉडी में उतना टेम्परेचर नहीं है, राइट? खाना आपका मेटाबोलाइज नहीं होगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बिसाइड आमला कैन वी टेक लेमन जूस और अदर साइट्रस फूड? डेफिनेटली। मैं आपको एक चीज सर जरूर बताना चाहूंगा मिस्टर हरेंद्र जी, अगर आपके बॉडी को सूट करता है तो आप डेफिनेटली उसे ले सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लेमन जूस लेने के बाद थोड़ा सा गले में खराश शुरू होती है, हो सकता है। हर एक की डिमांड अलग है। अगर आपके बॉडी को सूट करता है, क्योंकि लेमन भी विटामिन सी से भरपूर मात्रा उसमें है, डेफिनेटली आप उसे ले सकते हो। एंड सीजनल फूड की बात रही तो देखो, अभी बारिश में आपके रीजन में, आप जहां से बिलोंग करते हो, आपके यहाँ पे जो पकता है और हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में जो पकता है ना, वो आपको लेना है। इसका सिंपल एक अच्छा एग्जांपल मैं दूं, केरल में भी राइस बनता है और महाराष्ट्र में भी राइस बनता है। केरल में जो राइस है वो महाराष्ट्र के जो लोग हैं, यहाँ के जो पॉपुलेशन है, वो राइस खा नहीं पाते, क्योंकि केरल के क्लाइमेटिकल कंडीशन में जो राइस है वो जाड़ा होता है और महाराष्ट्र का थोड़ा सा पतला होता है। केरल के लोग महाराष्ट्र का राइस बेर ही नहीं कर पाएंगे, उनको वहां का राइस चाहिए। ये क्यों पता है? वहां के क्लाइमेटिकल कंडीशन की नीड है। वैसे ही अगर मैं महाराष्ट्र में और यहाँ पे मैंगो बनता है तो यहाँ का मैंगो मुझे सूट करता है, कोकण का मैंगो। और अगर कोई एमपी से है तो उनको वहां का मैंगो ज्यादा सूट करता है, कोई गोवा में है तो उनको वहां का मैंगो ज्यादा सूट करता है। और यहाँ पे कोकण में अगर ज्यादा बारिश गिरती है तो वहां पे जो फ्रूट बनेंगे वो मुझे जल्दी सूट करते हैं, क्योंकि वो मेरी जो नीड है बॉडी की, जो मेरी न्यूट्रिशनल नीड है, वो भर के निकालेगी, राइट? तो आपका आंसर है डेफिनेटली। तो आपके यहाँ पे आपके रीजन में कौन से फ्रूट बनते हैं आप गूगल कर लीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, आप उसे जरूर लीजिए, नो डाउट। आई थिंक रुकने का वक्त आ चुका है, 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। मैं हमेशा एक चीज मानता हूं दोस्तों, कि दुनिया का कोई भी बड़ा वक्ता क्यों ना हो, वो अगर 1 घंटे से ज्यादा बात करे तो हमें थोड़ा समझने में दिक्कत आने लगती है, एम आई राइट? तो रुकने का समय आ चुका है। जाने से पहले मैं आपको एक फॉर्मुलेशन बताना चाहूँगा। ये नॉट ओनली रिसर्च ओरिएंटेड है, तब कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद से प्रमाणित है, मॉडर्न साइंस में भी इसे प्रमाणित किया गया है रिसर्च स्टडी में। आचार्य चरक ने हमें एक ही चीज़ बताई है कि अगर आपको हेल्दी लाइफ जीना है तो आपको एक ही चीज़ करनी है, जो मैंने अब तक बताया उसे फॉलो करना है, राइट? दूसरी चीज़, डिटॉक्स, रिजनरेट, क्योर। आयुर्वेद ये दुनिया के उस साइंस में से एक है कि जो सिर्फ आपके बीमार होने के लिए वेट नहीं कर रहा कि बीमार हो गया और फिर हमको मेडिसिन बताएंगे। ये वो साइंस है जो आपको बीमार न होने के लिए क्या करना है ये बताता है। दैट इज योर लाइफ स्टाइल एंड दैट्स व्हाई आयुर्वेद इज नॉट ओनली कल्चर। आप जो घर पे हल्दी खा रहे हो, इससे आपका कल्चर नहीं है, आपकी लाइफ स्टाइल है, आपकी इम्यूनिटी है। आप जो लवंग खा रहे हो आपकी इम्यूनिटी है। आप जो आपके घर में जो हर्ब्स खा रहे हो, जैसे कि आप पालक खा रहे हो, आप मेथी खा रहे हो, ये आपकी इम्यूनिटी है एंड दैट्स व्हाई इट इज अवर लाइफस्टाइल, राइट? आप कौन से सीजन में क्या खा रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल है एंड दैट्स व्हाई आयुर्वेद इज लाइफस्टाइल, इसे फॉलो करो। इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप बीमार पड़ते हो तो आयुर्वेद ने 3 स्टेप में इसे करने को कहा है आचार्य चरक ने, डिटॉक्स, रिजनरेट एंड क्योर। डिटॉक्स जो मैंने आपको त्रिफला के एग्जाम्पल में बताया कि बॉडी को कचरा निकाल दो, इसके बहुत सारे वे। आप लंघन यानी कि फास्टिंग करके डिटॉक्स कर सकते हो, आप ओरल मेडिसिन लेके बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो, आप योग शास्त्र की शटक्रिया करके बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो, पर अंडर ऑब्जर्वेशन, सेल्फ मेडिकेशन नहीं। और आयुर्वेद के पंचकर्म करके बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो। कचरा निकाल दो, 90% बॉडी एक्टिवेट हो गई। सेकेंड स्टेप में आपको रिजुनेट करना है, जैसे कि मैंने गाड़ी को सर्विसिंग कर दी, दैट इज अ डिटॉक्स। अब उसमें नया ऑयल डाल दिया, दैट इज अ रिजुनेशन। नया ऑयल डालने के बाद वो स्मूथ हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। वैसे कुछ मेडिसिन आयुर्वेद में बताया गया जो मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लेने होते, दैट इज कॉल्ड एज अ रसायन। ये रसायन लेके आपके सभी जो कि बॉडी टिश्यू है वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, रिजुनेशन। और उसका थर्ड स्टेप बताया गया क्योर। क्योर अभी इसके बाद गाड़ी की अलाइनमेंट, टायर ठीक करो,
कहीं नट बोल्ट ढीला हो चुके हैं उसे ठीक करो, कोई पार्ट चेंज करना है उसे ठीक करो, दैट इज क्योर। डिटॉक्स, रिजुनेट, क्योर। अगर आपको कोई भी बीमारी दुनिया की है तो आयुर्वेद का ये सिद्धांत जो 5000 साल पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, इसे आपको जरूर फॉलो करना है, बट विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स ओनली। आपको इसमें से कोई भी चीज़ घर पे एज अ सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, राइट। मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा, अब हमारा लॉन्ग टर्म थोड़ा सा ओपन हो चुका है, हम घर से बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों एक ही चीज़ याद रखो, इस एरिया को टच नहीं करना जब तक घर पे नहीं लौटते हो, इतना ही आपको फॉलो करना है। मास्क पहनो, हाथ धो, आपको इस एरिया को टच नहीं करना है। आपका जो कुछ वायरस जाएगा वो यहीं से जाएगा। दूसरी चीज़, जैसे आप घर पे एंटर करते हो हर चीज़ को सैनिटाइज करो, आपका वॉलेट, आपकी कीज़, आप अगर गाड़ी चलाते हो तो उसमें आप सैनिटाइजर स्प्रे करो, स्प्रे आपको मिल जाते हैं इजीली। इंपॉर्टेंट चीज़, घर में आप सीधा आपके वॉशरूम में चले जाओ, आपके बाथरूम में चले जाओ, आपके कपड़े धोने को डाल दो और आप नहा लो, ठीक है। इसके बाद थोड़ा स्टीम ले लो या फिर कुछ गर्म चाय पियो, गर्म पानी पियो। गर्म पानी से ये वायरस का बॉन्ड टूट जाता है, जो आज की साइंस भी बता रही है। याद रखिए, आपको गर्म पानी पीना है, गर्म काढ़े पीना है। मैंने कुछ नुस्खे आज आपको बताए, ये आपको ज़रूर यूज़ करने हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मैं डॉक्टर अक्षय भूर आपके लिए हमेशा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय भूर, आई एम ए डायरेक्टर ऑफ ब्रह्मांड आयुर्वेद। आप गूगल में जाके ब्रह्मांड आयुर्वेद सर्च कर सकते हो और मेरी वेबसाइट से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। फेसबुक में भी आप मेरे नाम और मेरे कंपनी नेम से आप मुझ तक पहुँच सकते हो। और आज जो हमारे सामने ये जो आज का प्लेटफॉर्म है एक्ट टॉक, इनके थ्रू भी आप मुझ तक पहुंच सकते हो। इसके बाद भी मैं आपसे ज़रूर जुड़ता रहूँगा, मैं आपको कुछ वीडियो इनके इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू भेजता रहूँगा। एंड आज इनिशियल जो तकनीकी कुछ खराबी हुई उसके लिए हम सभी एक्ट टॉक एंड मैं खुद डॉक्टर अक्षय आपके क्षमा चाहते हैं, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों फिर हम आपके साथ मिलते रहेंगे एंड थैंक्स अ लॉट एक्ट टॉक टू गिव मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन टू जॉइन मी ओवर हियर। हम फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टाटा, बाय बाय।